सो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगाने का समय अब ख़त्म हो चुका है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपली आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ये ट्रेंड अपन छत्तीसगढ़ व्यापम में मंडी इंस्पेक्टर को भी देखे थे और उससे पहले जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखे थे। यकीन मानिए, अगर आपको मैथ्स का ज़रा सा भी बेसिक नॉलेज नहीं है या थोड़ा मोड़ा है और आप उसे मास्टर करना चाहते हैं तो हमारे इस मैथ्स की सीरीज़ को पूरा देखिए। ये चैप्टर 1 है। आज अपन चैप्टर 1 पढ़ेंगे, नंबर और नंबर सीरीज़ के बारे में। सारे बेसिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और यकीन मानिए इस चैप्टर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट रहता भी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। बाय द वे, एक और चीज़ ये है कि ये जो मैथ्स का चैप्टर है इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारा बेसिक लिखा हुआ रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा। आप सिंपली उसे चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं या तो फिर अगर आपके पास टैबलेट है तो उसी को एज अ नोट्स पढ़ भी सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑलराइट, तो अपन इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे जिसमें अपन का डिजिट्स है, नेचुरल नंबर है, वोल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट, प्राइम, डुप्लीकेट प्राइम, को प्राइम, परफेक्ट, रामानुजन, इंटीजर्स। इन तमाम चीज़ों को आज अपन इस चैप्टर में ख़त्म करेंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज़ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे ऑलमोस्ट 80% आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बिना किसी डाउट का। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बुक होगा और आप उसे खोल चुके होंगे। यह हमारा बुक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिजिट्स मतलब अंक होते क्या हैं। देखिए, अपन ABCD पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा अपन अनार आम भी पढ़ते हैं। इसके अलावा अपन मैथ्स पढ़ते हैं तो 1 2 पढ़ते हैं। तो हर चीज़ को लिखने का एक सिंबल होता है। डिजिट्स भी एक सिंबल ही होते हैं जो अलग अलग नंबर को दर्शाते हैं। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं से अपन जितना बड़ा संख्या चाहे बना सकते हैं, चाहे जितना छोटा संख्या चाहे बना सकते हैं, इन्हीं 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके। ये बेसिकली एक सिंबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल का मतलब होता है क्या है, जब भी अपन किसी को काउंटिंग करने के लिए बोलते हैं तो अक्सर बंदा जो है वो 1 से काउंटिंग शुरू करता है। नेचुरली वो 1 से करता है, ठीक ना। उसमें 0 से नहीं करता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा नहीं होता है, 1 2 3 ऐसे होता है। तो जब अपन काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर के 2 3 4 और ये कल चलते रहता है, ठीक ना, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक कि आप रुकना ना चाहें। मान लेते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये जो 1 से लेकर के पूरे इन्फिनिटी तक नंबर चला, इसी को अपन कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आते हैं वोल नंबर। वोल मतलब क्या हो गया, पूर्ण। पूर्ण मतलब कंप्लीट। अब कंप्लीट में क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा, कंप्लीट में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 0, क्योंकि 0 भी तो एक क्या है, डिजिट है। तो 0 से जब अपन क्या करते हैं, किसी भी नंबर को काउंटिंग शुरू करते हैं 0 से लेके फिर 1 1 2 3 4 फिर पूरा इन्फिनिटी तक, मतलब 0 के साथ जब नेचुरल नंबर को भी काउंट करने लगते हैं तब उसे अपन क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0 और 0 के साथ में नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक। इट मीन्स कि 0 1 2 3 पूरा लेकर के इन्फिनिटी तक हमारा क्या हो गया, वोल नंबर। वोल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क बस इतना होता है कि वोल नंबर में 0 से काउंटिंग होता है और नेचुरल नंबर में 1 से काउंटिंग होता है, बस, ठीक है। अगला चलते हैं हम। इवन नंबर या सम संख्या। सिंपल है, जो भी डिजिट या संख्या अपन का 2 से डिवाइड हो जाए उसे अपन इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि अपन का 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, या तो फिर 5020 62। इसको जब भी 2 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। तो बेसिकली वो तमाम संख्याएं, नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उसको इवन नंबर कहा जाता है। उसके बाद आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वो नंबर होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 9 11, इनको अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कोई कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा बल्कि डेसिमल में मिलेगा, ठीक ना। 2.5 मिलेगा, 3.5 मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट नंबर मिले। तो इस केस में इसे कहा जाता है ऑड नंबर, जिसमें कोई भी रिमाइंडर बच जाता है या तो डेसिमल में आने लगता है। मीन्स जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते हैं,
ठीक है। उसके बाद आता है भाज्य, यौगिक या इसी को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य, यौगिक या संयुक्त भी कहा जाता है, हिंदी में इसी को कहा जाता है संयुक्त। ठीक है, तो भाज्य कह लीजिए, चाहे यौगिक कह लीजिए, चाहे संयुक्त कह लीजिए, चाहे कंपोजिट कह लीजिए, क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछते हैं, एक ही संख्या के अलग अलग नाम होते हैं, तो अक्सर एग्जाम में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर को ही भाज्य, यौगिक या संयुक्त कहा जाता है। अब ये नंबर होते क्या हैं? तो बेसिकली नंबर डिविजिबल के आधार पर देखा जाए तो अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे कि अपन देखें 2 से डिविजिबल के आधार पर, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसे अपन कहते थे इवन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड हो और फिर खुद से डिवाइड हो और फिर दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, ठीक ना, 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, तो उस आधार पर उसे अपन क्या कहते हैं? कंपोजिट कहते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जो 1, अब चूंकि देखिए क्या है कि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक ना, 0 को अगर हटा दें तो 1 से लेकर के आप इन्फिनिटी तक चलिए, वो तमाम नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 17 लिखता हूँ, तो ये जो 17 है ये 1 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स है, आपको 17 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या ये 17 से भी डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया, 1 और 17 से डिविजिबल हो गया। लेकिन क्या ये दूसरे नंबर से डिविजिबल है? नहीं है। तो यहाँ पर से कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन मान लेता हूँ मैं लिखता हूँ 18, तो ये क्या है, 1 से डिविजिबल है, ये 18 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी है, ये 6 से भी है, इसके अलावा ये 9 से भी है। तो जब एक संख्या, एक नंबर 1 सेल्फ और तो और दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसे अपन कहते हैं भाज्य, यौगिक या कंपोजिट नंबर। भाज्य का सिंपली मतलब जो भाज किया जा सके, ठीक ना, दूसरे नंबर के साथ भी, उसी को अपन कहते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभाज्य या ऋण या इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, या इसी को बोला जाता है असंयुक्त। ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो इससे पहले अपन जो कंपोजिट नंबर पढ़े, जस्ट ये कंपोजिट नंबर का उल्टा होता है। कंपोजिट में अपन क्या देखे थे? कंपोजिट में अपन देखे थे कि जो नंबर है वो 1 से होगा, सेल्फ से होगा, या तो फिर दूसरे नंबर से भी होगा। ठीक है, जो प्राइम नंबर होता है वो जस्ट उल्टा होता है इसका। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो नंबर होगा या तो 1 से होगा या तो सेल्फ से होगा। ठीक है, दूसरा किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूँ 2, तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है और खुद 2 से हो सकता है। अगर मैं लिखता हूँ 5, 5 किससे हो सकता है? 1 से हो सकता है और खुद 5 से हो सकता है। अगर मैं लिखता हूँ 11, 1 से हो सकता है और खुद 11 से हो सकता है। अगर मैं लिखता हूँ 9, तो 9 जो है 1 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक्स्ट्रा डिजिट देखने को मिल रहा है जो 3 से डिवाइड इससे हो रहा है। इट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पास 1 और सेल्फ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये कंपोजिट हो गया, ये कोई प्राइम नंबर नहीं हुआ। अक्सर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्ट ये होता है कि भाई 9 क्या नंबर है, कंपोजिट है कि प्राइम है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये क्या है, ऑड नंबर है। भाई ऑड है, इट मीन्स कि ये होगा क्या, प्राइम नंबर होगा, है ना। अब प्राइम नंबर और ऑड नंबर दो अलग चीज़ें हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है भाई वो या तो 1 से होगा या तो फिर सेल्फ से होगा, और ऑड नंबर के होता है कि वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। समझे? तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं, इन्हें आप 1-2 बार पढ़िएगा या इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ समझ में आ गए होंगे। बाय द वे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए 10 से लेकर के 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं, या आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि 35 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर है, या पूछ देगा कि 60 से लेकर के 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये 10 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है? 4। फिर ये लेकर के पूरा 20 तक कितना है? 4। फिर उसके बाद 30 तक 2, उसके बाद 30 से लेकर के 40 तक
2, फिर 40 से लेकर के 50 तक 3, 50 से लेकर के 60 तक 2, 60 से लेकर के 70 तक 2, 70 से लेकर के 80 तक 3, 80 से लेकर के 90 तक 2 और यहाँ पर सिर्फ 1। इट मीन्स एक नंबर आपको मिल जाएगा 4 4 2 2 3 2 2 3 1। अगर आप ये नंबर याद कर लेते हैं तो आपको 1 से लेकर के 100 तक जितने भी है ना 10 तक के बीच में या 20 तक के बीच में या 30 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है ये आपको पता चल जाएगा। एज अ ट्रिक आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आप वहाँ पास अगर 1 से लेकर के काउंटिंग करना शुरू कीजिए तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पास अपन का प्राइम नंबर खत्म होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, डुप्लीकेट प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। तो डुप्लीकेट प्राइम नंबर क्या होता है? जब दो प्राइम संख्या के बीच का अंतर 2 हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक नंबर मैं लेता हूँ 3 और एक नंबर लेता हूँ मैं 5। ये दोनों ही क्या हैं? प्राइम नंबर है। दे डुप्लीकेट प्राइम नंबर के लिए एक बड़ा कंडीशन ये हो जाता है कि जो आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 नंबर, वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक ले लिए हैं 3 और आप एक ले लिए हैं 6, इसमें एक तो प्राइम नंबर है लेकिन एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पास आपका डुप्लीकेट प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, डुप्लीकेट प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट वहीं लगता है जहाँ पास आपके पास 2 प्राइम नंबर हो। जैसे कि यहाँ पास देखिए 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पास कंडीशन दूसरा नंबर ये हो जाता है, सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों प्राइम नंबर, और दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि दोनों के बीच का अंतर जब आप निकालिएगा तो वो आना चाहिए 2। तो अगर ये कंडीशन दोनों फॉलो होते हैं तो उन्हें अपन कहते हैं डुप्लीकेट प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ 3 और 5 को देखिए, 3 और 5 में से 5 माइनस 3 कीजिए, आपको कितना आ गया? 2। इट मीन्स 3 और 5 क्या है? डुप्लीकेट प्राइम नंबर है। 5 और 7 को देखिए, 7 माइनस 5 करिए, कितना आ गया? 2। इट मीन्स 7 और 5 क्या है? डुप्लीकेट प्राइम नंबर है। 11 और 13 डुप्लीकेट प्राइम नंबर, 17 और 19 डुप्लीकेट प्राइम नंबर। मीन्स जब भी दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आता है तो उससे अपन उन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला आता है अपन का को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सिंपल है। अगर आप 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी 2 नंबर आप लीजिए, उसमें कोई नहीं है, बस ध्यान एक कंडीशन मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 9 और एक नंबर लेता हूँ 11। इन्हें मैं को प्राइम तभी कह सकता हूँ जब इनका मैं HCF निकालूंगा और वो HCF 1 आएगा। ठीक है, आपको अगर चेक करना हो तो HCF आप निकाल के देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है HCF निकालना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूँ किसको? 9 और 11 को लेता हूँ। ठीक है, तो 9 और 11 को लेकर के अगर मैं HCF निकालता हूँ तो निकालिए, 9 1 जा 9 2, फिर 9 से 4 बार में 8 1, फिर 2 बार में 2, कितना आ गया जी? HCF 1 आ गया। इट मीन्स कि 9 और 11 क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एक ही कंडीशन होना चाहिए को प्राइम नंबर या तो फिर सहअभाज्य संख्या के लिए, और वो है कि जब दो संख्याओं का HCF 1 आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर और डुप्लीकेट प्राइम नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि जब दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट, और जब दो प्राइम नंबर के HCF को निकाले और वो 1 आए तो उन्हें अपन कहते हैं को प्राइम नंबर। तो आपको यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट नंबर या परफेक्ट नंबर क्या होती है, फिर रामानुजन और फिर इंटीजर्स। तो ये कंप्लीट नंबर होता क्या है? तो आप ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए ना जो जिसका फैक्टर आप निकालिए। जैसे कि 6 है, 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसके फैक्टर्स को ऐड कीजिए, फैक्टर्स को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हैंस 6 क्या है? अपन का एक कम परफेक्ट नंबर है या संपूर्ण संख्या है। मीन्स ऐसी संख्या जिसका आप ट्वाइस निकालिए तो वो वैल्यू इक्वल आता है उसके फैक्टर्स के सम का। जैसे कि यहाँ पास मैंने 6 लिया था, 6 के फैक्टर्स क्या क्या थे जी? 1 2 3 और 6। इनको आप ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 6, कितना आ गया?
12 आ गया। नाउ इस 6 का आप ट्वाइस निकालिए, ट्वाइस आप जब निकालिए कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, इसीलिए 6 अपन का क्या है, एक संपूर्ण संख्या, एक परफेक्ट नंबर है। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका जब फैक्टर्स को आप ऐड कीजिएगा तो वो इक्वल आता है उस नंबर के ट्वाइस के, दुगना के। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं रामानुजन संख्या। और रामानुजन संख्या एज अ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, बहुत रेयर बना है। ठीक है, रामानुजन संख्या बेसिकली ऐसे संख्या होता है जिसको आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के सम के फॉर्म में दो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 1729 है, इस 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको क्यूब के सम के रूप में दो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि 1792 को आप देखिए 10⁻³ + 9 का पावर क्यूब जब आप कीजिएगा तो भी 1729 आएगा, मतलब 1729 आएगा। इसके अलावा अगर आप 12 का क्यूब और 1 का क्यूब कीजिएगा तो भी आपका क्या आएगा, 1729 आएगा। इट मीन 1729 क्या है, एक रामानुजन नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसे इसके क्यूब के सम के फॉर्म में दो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। पहला फॉर्म ये लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन का आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली वो तमाम नंबर जिसको अपन p और q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब कि डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिवाइड के फॉर्म में तो अपन सारे नंबर लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो अगर कोई सिर्फ लिखा है 1, तो 1 भी तो एक इंटीजर है, बिल्कुल 1 एक इंटीजर है, 1/1 कर सकते हैं। अगर मैं बस 2 लिखता हूँ तो 2/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी के नीचे अगर कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है, डिवाइड बाय 1 है। इट मीन्स 1 2 3 4 जितने भी आपके नेचुरल नंबर पढ़े वो तमाम क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं। यह कंडीशन एक ध्यान रखनी होती है कि जो q होता है, p/q के फॉर्म में q जो होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो गया तो वहाँ पास वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो का वैल्यू बस नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या हो जाता है भाई? फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ 2 को जब ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ तो इसे क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोला जाता है। ठीक ना, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके तमाम चीज़ हो सकते हैं कि इंटीजर्स में, बस ध्यान रखना ये होता है कि अगर मैं लिखता हूँ 3 तो 3 क्या एक इंटीजर है? बिल्कुल है भाई। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, क्योंकि सभी संख्या के डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। तो 3 भी एक इंटीजर हो गया। अगर मैं लिखता हूँ 1/3 तो ये भी एक इंटीजर हो गया। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि नीचे में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और जब तक ज़ीरो नहीं आ रहा है तब तक वो तमाम नंबर आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, आपका ज़ीरो भी आ जाता है, आपका पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, आपका डेसिमल नंबर भी आ जाता है। ठीक ना, अगर आप कोई रूट निकालते हैं वो भी आ जाता है, मीन्स कंप्लीट नंबर आ जाते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू होता क्या है? देखिए अपन शुरू से पढ़ते आए हैं, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये लिखता हूँ तो ये अपन का क्या होता है, इकाई। ये अपन का क्या होता है, दहाई। ये होता है सैकड़ा। ये होता है हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 2 4 6 5 6 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू किसके, मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब होता है किस प्लेस पर है। ठीक है, तो 5 जो है भाई इस समय ये सैकड़ा के स्थान पर है। जैसे कि ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और ये क्या हो गया, सैकड़ा हो गया। सैकड़ा मतलब 100 हो गया। ये यूनिट्स हो गया, ये टेंस हो गया, और ये जो 5 है ये क्या है, हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो अपन को 5 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, 500 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू, मतलब वो किस स्थान पर है उसका वैल्यू बताइए। तो वो 5 जो है 100 के स्थान पर है, इसीलिए उसका जो प्लेस वैल्यू हो गया वो 500 हो गया। अगर मैं 2 देखूं तो 2 किसके स्थान पर है, तो यह यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख पर है तो दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इट मीन्स ये क्या हो गया, लाख के पोजीशन पर आ गया। तो 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो 2 लाख हो गया। बस यही है हमारा प्लेस वैल्यू।
अब आ जाते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिख रहा है वही वैल्यू। फॉर एग्जांपल के लिए इसी संख्या को फिर से लिखता हूँ 1 2 4 6 5 6 9। यहाँ पास 5 किसके समान दिख रहा है जी? 5 तो 5 ही के समान दिखेगा ना, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है कि भाई फलाना संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 6 7 8 है, ये एक संख्या आपको दिया हुआ है। आपको बोल देगा कि इसमें आपका जो प्लेस वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दीजिए उसके फेस वैल्यू से। तो बस आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ बात कर रहा है 4 का, तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना है जी? हाँ, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 4000 है भाई, तो 4000 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू इसका 4 ही हो जाएगा, तो 4000 में से जब आप 4 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3996। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए क्या है कि अपन जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में अपन क्या करते हैं भाई, अपन यहाँ पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इसका इस्तेमाल करते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें अपन का क्या चलता है, इसमें अपन का चलता है 100, 1000, मिलियन, बिलियन, फिर ट्रिलियन। कैसे चलता है देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 7 ही लिखता हूँ, 2 3 4 5 6 7। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ तो इसमें 3-3 का ग्रुप बनता है। यहाँ पास एक 3 का ग्रुप बना, फिर यहाँ पास एक 3 का ग्रुप बना, यहाँ पास कुछ नहीं है, अगर यहाँ होता तो यहाँ भी 3 का ही ग्रुप बनता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, शुरू में तो 3 का ग्रुप बनता है, उसके बाद 2-2 का ग्रुप बनता है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में इस एक ग्रुप को क्या, पहले ग्रुप को बोला जाता है 100, मतलब सैकड़ा। इसे बोला जाता है 1000, इसे बोला जाता है मिलियन। ठीक है, इंडियन सिस्टम में बेसिकली एक ये चीज़ होता है ना कि इसमें आपको सबसे पहला एक-एक करके बताना पड़ेगा। आपको यूनिट्स बताएंगे, फिर उसके बाद टेंस बताएंगे, फिर उसके बाद 100 बताएंगे, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद आता है करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से इंडियन सिस्टम काम करता है। मीन्स यहाँ पास कोई ग्रुपिंग नहीं होता है, ग्रुपिंग मीन्स होता है लेकिन अलग अलग सभी का नाम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पास एक संख्या लिखता हूँ मैं, मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इसे अपन क्या बोलेंगे, ये अपन का ये हो गया, ये अपन का ये हो गया इंडियन सिस्टम में। तो ये अपन का हो गया, ये अपन का प्लेस हो गया 12 लाख, है ना। तो 12 लाख, ये क्या है, 34,000 है, 34,000, और ये 567। ये हो गया अपन का इंडियन सिस्टम। अपन इसी को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन को 3-3 का ग्रुप बना लेना है सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए ये अपन का क्या है, मिलियन, ये अपन का 1000, और ये अपन का हो गया 100। तो इसे किसे 1 मिलियन 234 234,567, 567। फ़र्क बस यही होता है कि इंडियन सिस्टम में आपको लाख और करोड़ देखने को मिलता है, और शुरू में सिर्फ 3 का ग्रुप बनता है, उसके बाद 2-2 का ग्रुप बनता है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप चलिएगा तो यहाँ पास आपको क्या देखने को मिलेगा, 100, 1000, उसके बाद मिलियन, फिर बिलियन आ जाता है। ठीक ना, वहाँ लाख और करोड़ था, यहाँ मिलियन और बिलियन आ जाता है, और इसके बाद यहाँ 3-3 का ग्रुप बनता है। यही था अंक तालिका। अगला आते हैं डिवीज़न के रूल्स। अब डिवीज़न के रूल्स नंबर सीरीज से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पास से रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पास से ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर आपके पास कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल के लिए 4 6 2 7, तो आपको बोल देगा कि बताइए ये संख्या जो है 4 6, और यहाँ एक स्टार बना देगा, और ये 7 बोलेगा, ये जो स्टार है ना जी, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो विभाज्यता के नियम, मतलब कि डिवीज़न के लॉ से ही बनते हैं।
ठीक है ना। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, 4 से हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, 5 से हो रहा है तो मतलब टोटल 11 तक का डिजिट अपन को पता होना चाहिए कि अगर 11 तक से डिवाइड हो रहा है तो कैसे पता किया जाता है। सबसे पहले 2 का देखते हैं। 2 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना दिया हो, आपको बस आखिरी का देखना है ना, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल 4 6 2 7 8 9 2 है, आपको ये पूरा नंबर नहीं देखना है, आपको बस देखना है ये यूनिट प्लेस पे क्या है। ये यूनिट प्लेस वाला अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा संख्या क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आखिरी में आपका 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है या 8 आ जाता है, इन पाँचों में से कुछ भी आ जाता है तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला है 3 से नियम। 3 का नियम काफ़ी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी डिजिट दिया है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 513 दिया हुआ है, आपको अगर चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप इन सभी डिजिट को जोड़ दीजिए। तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इट मीन्स कि 513 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का नियम। 4 का नियम सिंपल है, आपको देखना होता है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है। जैसे कि अपन 2 से देखे क्या चीज़ था, यूनिट प्लेस पर देखे आखिरी डिजिट। अब मान लेते हैं 4 से देखते हैं, तो 4 से अपन यूनिट के साथ साथ टेंस प्लेस को भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मान लेता हूँ मैं 4 6 2 9 2 4। ठीक है, अब आपको क्या है, जब 4 का नियम देखते हैं तो 4 के नियम के लिए अपन आखिरी के 2 डिजिट को देखते हैं। आखिरी के 2 डिजिट को देखिए, क्या है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 24 4 से डिवाइड हो, इट मीन्स कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये 4 का है। इसी प्रकार जब अपन 8 का देखेंगे तो 8 के देखने के लिए अपन 4 6 2 9 4 ये लिखा है मान लेते हैं, तो 8 से डिवाइड को अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए अपन आखिरी के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर 2 से कर रहे हैं तो सिर्फ आखिरी के 8 डिजिट को, 4 से कर रहे हैं तो आखिरी के 2 डिजिट को, और 8 से कर रहे हैं तो आखिरी के 3 डिजिट को करते हैं। 5 से नियम काफ़ी सिंपल है, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 या 5 आ जाता है, इट मीन्स कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे कि 500 इट मीन्स कि आखिरी में क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया, इट मीन्स कि वो 5 से डिविजिबल है। 125 आखिरी में क्या आ गया जी, 5 आ गया, इट मीन्स कि ये 5 से डिविजिबल है। आपको 5 से नियम देखने के लिए बस यही है कि डिजिट यूनिट प्लेस को देख लीजिए, 0 या 5 है, इट मीन्स कि वो 5 से डिविजिबल है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड के लिए आखिरी में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से चेक करना है तो आपको सारे डिजिट्स को जोड़ देना है, और जो डिजिट आ रहा है उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आखिरी के 2 डिजिट्स को देखना है और उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो हो जा रहा है, इट मीन्स कि कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा में आपको 8 का अभी ही बता दिया कि आखिरी के 3 डिजिट को देखते हैं। अगर वो तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है, इट मीन्स कि कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिविजिबल का सिंपल नियम है कि आखिरी में अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए 500 315 300 420, ठीक ना, अंत में 0 या 5 होना चाहिए। अगला चलते हैं, 6 डिवीजन का नियम देखते हैं। तो ना 6 डिवीजन का सिंपल नियम है, अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर 24 लेता हूँ तो 24 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसके यूनिट में क्या है, 4 है, तो भाई 4 तो 2 से डिविजिबल होता ही है, इसीलिए 24 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला आ जाता है 3 से चेक करने का, तो 24 को 3 से चेक कीजिए, तो 4 + 2 होता है 6 अपॉन 3, 3 से एक बार, 3 से 2 बार में। तो भाई 24 का जब अपन क्या किए, योग किए 2 और 4 का, वो 6 आया, और 6 जो है 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 24 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि जो 24 है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 का डिवीजन देखते हैं हम। 7 का डिवीजन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है, इसमें ये देखना जाता है कि आपके मान लेते हैं कि कोई संख्या है जैसे कि 133 है, आपको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस देखना है 3, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 है ना, 2 से जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6। अब बच कितना गया, 13, तो 13 - 6 कीजिए, कितना आ गया जी, 7 आ गया। क्या ये जो नंबर आया है 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये यहाँ पर 133 7 से डिविजिबल होगा। एक बार फिर से देखिए, कोई संख्या जैसे कि 266 है,
ठीक है, 266 है अपन के पास। 266 में वही नियम लगाएंगे, 6 को अपन सबसे पहले अलग करेंगे और 6 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 12 आ गया। अब जो बचा है नंबर 26 उसको आप माइनस कर दीजिए 12 से, कितना आ गया जी 4, और 2 से 1 गया, कितना आ गया जी 1। तो 14 के 7 से डिविजिबल है, हाँ है, इसीलिए 266 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 7 का डिविजिबल का नियम हो गया। 8 के डिविजिबल का नियम मैं इससे पहले ही बता दिया था आपको कि आखिरी के 3 डिजिट को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 2 4 है और 8 से अगर आपको चेक करना है तो आप आखिरी के 3 डिजिट को दीजिए और उन 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कीजिए। तो आप चेक करके देखिए, 8 से एक बार में, 8 से 2 बार में, 16 6 4 8 8 64, ठीक है, 28 बार में ये कट जाएगा। तो बेसिकली अगर 8 से चेक करना है तो आपको आखिरी के 3 डिजिट देखना होता है। उसके बाद 9 का नियम आता है। 9 का नियम बिल्कुल सेम है 3 के जैसे ही। 3 में अपन कैसे चेक किए थे, 3 में अपन के पास जो भी नंबर था उसे अपन ऐड कर दिए थे और जब वो ऐड होने के बाद 3 से डिवाइड हो गया था कंप्लीट, तो अपन मान लिए थे कि ये जो संख्या दिया है वो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 9 में भी सेम नियम अपन लगाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, अपन के पास 729 है, अपन को चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7 + 2 + 9 कर लीजिए, कितना आ गया जी 18 आ गया। 8 + 1 करेंगे तो फिर से 9 आ गया। क्या 9 9 से डिविजिबल है, हाँ है, इट मीन्स कि 729 भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला चलते हैं, विभाज्यता के नियम। अब देखते हैं 10वां के बारे में। 10 का सबसे इजी होता है जी, कुछ नहीं करना है, यूनिट प्लेस में देखिए कि 0 है, 0 अगर है तो इट मीन्स कि वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक ना, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 0 है और 10 से डिविजिबल होगा, हाँ भाई होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आपको बस ये देखना होता है इकाई स्थान पर 0 हो, अगर है तो 10 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद आता है 11 का ना। 11 से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि 11 और 7 ही दो ट्रिकी हैं थोड़ा, और इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये बोलता है कि भाई आपके पास मान लेते हैं कोई डिजिट है 1331, तो आप देखिए इसमें क्या है, ये ऑड प्लेस है, 1 मतलब ऑड, तो ये ऑड प्लेस, फिर इसके बाद ये क्या है, इवन प्लेस है, फिर 3 है तो ये क्या ऑड प्लेस हो गया, फिर 4th प्लेस है तो ये क्या हो गया, इवन प्लेस हो गया ना। तो आपको क्या करना है कि ऑड ऑड को लेना है और उसके बाद आपको बस इवन इवन को लेना है और दोनों प्लेस को जोड़ देना है। ठीक ना, जैसे कि मैं ऑड ऑड को लेता हूँ तो ये हमारा ऑड है 1 और ये हमारा ऑड है 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। उसके बाद ये हमारा इवन है और ये भी हमारा इवन है, 3 + 1 कितना हो गया 4। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद क्या 0 आ रहा है, आ रहा है 0, तो 0 आ रहा है, इट मीन्स कि 11 से ये कंप्लीट डिविजिबल है। 1 3 3 1 जो है वो 11 से डिविजिबल है, बिना डिवाइड किए ही अपन ये बता सकते हैं। कैसे बताएं, आपको क्या करना है, जो इसके ऑड प्लेसेस हैं जैसे कि ये ऑड, उनको आप ऐड कीजिए और आपके पास जो इनके इवन प्लेसेस हैं उनको आप ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद दोनों को माइनस कर दीजिए। अब अगर संख्या क्या आ जाता है भाई, 0 आ जाता है या तो फिर 11 के मल्टीपल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पास मान लिया जाता है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, काफ़ी इजी था। इसे मैं एक एग्जांपल से और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अपन के पास 2662 है, ठीक है, चेक करना है कि ये डिविजिबल है, तो आप इसके ऑड प्लेस कर लीजिए। यहाँ पास ऑड में एक ये है और एक ये है, तो 6 + 2 8, और यहाँ पास एक इवन में ये है और एक इवन में ये है, 6 + 2 8, 8 - 8 कीजिए, कितना आ गया 0। इट मीन्स कि 2662 11 से डिविजिबल है। एक और ले लेता हूँ, मान लेते हैं 129 ले लेता हूँ, इसमें जैसे 3 है, यहाँ तो भाई ऑड है ही नहीं ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पास सेम चीज़, 1 क्या है आपका ऑड है, फिर थर्ड प्लेस में ये भी क्या है ऑड है, यहाँ पास इवन है बस एक ही है तो एक ही को रखिए, तो ये इवन को रखा और 1 + 1 2, 2 - 2 0, ये भी 121 में क्या आ गया 0 आ गया। इट मीन्स कि ये भी क्या है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पास आपके डिविजन्स के नियम और सारे नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अपन का अगला जाता है फॉर्मूला ना। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैं आपको इतना रेकमेंड नहीं करूँगा पढ़ने के लिए, ठीक ना। 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, खासकर ये 5th नंबर और 6th नंबर। बाकी 1 2 3 4 मैं बिल्कुल पढ़ने का आपको नहीं दूंगा,
कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बिना फार्मूला के, वो मैं बता दूंगा। अब इन दोनों को फार्मूला के साथ साथ एक फार्मूला मैं आपको और बताता हूँ जिसमें आप पता कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो उसका फार्मूला हो जाता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। ठीक है। उसके बाद अगर आप सम ऑफ टर्म निकालेंगे जो आपके पास सीरीज़ दिया है, ठीक ना, तो उसका हो जाएगा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लेता है कि एक अपन को सीरीज़ दिया है 3, 5, 7 ऐसे ही करके अपन को दिया है टोटल 29 तक, और अपन को बोला है कि इसका ऐड निकालिए। ठीक है, 29 नहीं 31 तक ले लेते हैं, 29 इससे पहले दिए थे अपन। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा जी? देखिए 3, 5 से लेकर के अपन 31 तक पूरा चले हैं। अपन को सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि 2 डिजिट के बीच में कितना डिफरेंस है। 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस जी? 2 है। 5 और 7 के बीच में भी 2 है। आप जितना भी डिजिट लीजिएगा बीच में सभी का 2 डिफरेंस आएगा। इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया, प्लस 1 इक्वल कीजिए कितना हो गया? 31 माइनस 3 किया कितना आ गया? 28 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। 2 से 1 बार में, 2 से 14 बार में, 14 प्लस 1 15। टोटल कितने डिजिट है जी? यहाँ पास 15 डिजिट है। इनका सम क्या होगा? सम निकालने का सिंपल है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म कीजिए। लास्ट टर्म है अपन का 31 प्लस फर्स्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गया है? 15 डिवाइड बाय 2। 31 प्लस 3 कितना हो गया? 34 इंटू 15 अपान में 2। 2 से एक बार में, 2 से 17 ना, 17 इंटू 15 कीजिए, आपके पास आपका सारा डिजिट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, ये शुरू के ही लिए है। आपको अगर बोल दे कि बीच के 30 से लेकर के 50 के बीच की जो सम है, इवन नंबर्स हैं, उनके आप योग निकालिए, सम निकालिए, तो यहाँ पर से फॉर्मूला काम में नहीं आता है। ठीक है, वहाँ पास आपको यही फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। और यकीन मानिए जब आप इन फार्मूला को यूज़ करने लगे तो आपको बाकी फार्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन का सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अपन का शुरू होता है क्वेश्चंस ना। क्वेश्चन को अगर मैं अभी कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा खिंचा जाएगा क्लास, इसको अपन करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय द वे, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।